क्या होता है जब भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा कल्ट या कहे सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी अचानक से पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे धड़ाम से गिर जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। हमारा जो मिशन है आज का वो है चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की 2026 सीजन की पूरी रणनीति को डिकोड करना, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि 2025 का साल उनके लिए मतलब एक भयानक सपने जैसा था। हाँ, और अब वे 28 मार्च से शुरू हो रहे नए सीजन के लिए क्या मास्टर प्लान बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उस $18.5 बिलियन के विशाल आईपीएल साम्राज्य को समझेंगे और साथ ही 44 साल के महेंद्र सिंह धोनी के उस क्रेज का विश्लेषण भी करेंगे जो सच कहूं तो किसी भी लॉजिक से परे है। एकदम परे है। आज हमारे पास जो स्रोत है, जो डेटा है, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। चाहे वो हूलिहान लोकी की 2025 की ताजा वित्तीय मूल्यांकन रिपोर्ट हो। हाँ, वो रिपोर्ट बहुत क्रूशियल है। बिल्कुल। और उसके साथ 2026 के खिलाड़ियों की नीलामी की सूची, विकिपीडिया का ऐतिहासिक डेटा, ताजा स्पोर्ट्स न्यूज रिपोर्ट्स और सीधे स्टेडियम से फैंस के इंटरव्यूज, इन सभी को मिलाकर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनती है। तो बिना किसी पक्षपात के सिर्फ इन सॉलिड तथ्यों के आधार पर हम क्रिकेट और बिजनेस के इस क्रेजी संगम को आज अनपैक करेंगे। और इन सारी रिपोर्ट्स को एक साथ रखकर देखने पर जो कहानी सामने आती है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सच में ये सिर्फ एक क्रिकेट टीम के कमबैक की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल केस स्टडी है कि कैसे एक ब्रांड अपने सबसे बुरे दौर में भी सरवाइव करता है। और शायद इसीलिए जो लोग इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, उन्हें आज सिर्फ खेल के आंकड़े नहीं बल्कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी और फैन साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीप नजरिया मिलने वाला है। बिल्कुल। तो फिर इस चर्चा की शुरुआत उस सबसे बड़े फैक्टर से करते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। हाँ, 44 साल की उम्र MS धोनी आईपीएल 2026 खेलने के लिए तैयार है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जब ये ताजा न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी तो मैं सच में हैरान थी। मतलब धोनी अब अपने प्राइम वाले आक्रामक बल्लेबाज तो रहे नहीं, वो अब काफी बदल गए हैं। बैटिंग ऑर्डर में वो खुद को एकदम नीचे ले आते हैं, लेकिन फिर भी स्टेडियम में उनकी एक झलक देखने का जो पागलपन है वो कम होने के बजाय और बढ़ चुका है। और यही बात इस केस को इतना खास बनाती है। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये अब कोई नॉर्मल फैन फॉलोइंग नहीं है, ये एक पूरा कल्ट बन गया है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है इस कल्ट की जड़ें। अगर हम थला शब्द के इतिहास में जाएं तो डेटा बहुत ही रोचक कहानी बताता है। थला, जिसका मतलब लीडर होता है ना? बिल्कुल। और ये कोई ऐसा टैग नहीं है जो किसी PR या मार्केटिंग एजेंसी ने बैठकर बनाया हो। विकिपीडिया और ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि 2001 से पहले तक तमिलनाडु की संस्कृति में ये शब्द बहुत ही एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव मतलब ये आम लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं होता था? एकदम नहीं। ये या तो बड़े और दिग्गज राजनेताओं के लिए रिजर्व था या फिर अजित कुमार जैसे बड़े मेगा फिल्म स्टार्स के लिए। ओह, तो कोई बाहरी व्यक्ति इस टाइटल को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। यही तो बात है। और धोनी तो झारखंड से आते हैं, उनका और चेन्नई की लोकल संस्कृति का कोई सीधा कनेक्शन नहीं था। तो फिर एक बाहरी खिलाड़ी वहाँ का थला कैसे बन गया? मैं यही सोच रही थी। ये बदलाव बहुत ही स्वाभाविक था। 2007 में जब धोनी की कप्तानी में भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो उनका एक अलग ही ऑरा बन चुका था। हाँ, वो लंबे बालों वाले धोनी। बिल्कुल। और उसके ठीक बाद 2008 में जब CSK ने लगातार अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया तो वहां की जनता ने बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से उन्हें अपना लिया। वो थला का टाइटल जनता ने खुद उन्हें दिया। ये सच में एक बहुत बड़ा इमोशनल ट्रांसफर था जो खेल के मैदान से शुरू होकर लोगों के दिलों तक पहुंच गया। और इसी इमोशन को एक एंथम में बदल दिया व्हिसल पोडू ने। हाँ, व्हिसल पोडू। मैंने इसके पीछे की ओरिजिन स्टोरी सोर्सेज में देखी थी। 2008 में जब ये एंथम बन रहा था तो आइडिया बहुत बेसिक था कि दुनिया भर में लोग जब मनोरंजन करते हैं तो सिटी बजाते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो बात मुझे सबसे कूल लगी वो ये कि 2018 में जब CSK 2 साल के बैन के बाद वापस लौटी तो उन्होंने इस एंथम को एक नया ही रूप दे दिया। वो कमबैक बहुत इमोशनल था उनके लिए। था ना? और उन्होंने इसमें रजनीकांत की कबाली और बादशाह फिल्मों का टच डालकर इसे और भी बड़ा बना दिया। रजनीकांत और धोनी दोनों ही उस राज्य के सबसे बड़े आइकॉन हैं। इन दोनों की वाइब को मिक्स करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव था।
और इन सबके बीच फैन इंटरव्यूज और स्रोत सामग्री से मुझे एक बहुत ही आहा मोमेंट मिला। वो कमेंट्री वाला हिस्सा? हाँ, अक्सर कयास लगाए जाते हैं कि धोनी रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, लेकिन रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि धोनी रिटायरमेंट के बाद कमेंट्री नहीं करना चाहते। ये धोनी की पर्सनालिटी का एक बहुत ही गहरा पहलू है और इसके पीछे का उनका लॉजिक बहुत दिलचस्प है। उनका मानना है कि खेल का वर्णन करने और खिलाड़ियों की आलोचना करने के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। बिल्कुल, और वो किसी भी युवा या अनुभवी खिलाड़ी को नीचा महसूस नहीं कराना चाहते। वो जानते हैं कि मैदान के बीचों बीच जो प्रेशर होता है उसे बाहर से जज करना आसान है। शायद इसी एम्पैथी की वजह से फैंस उनके लिए इतना पागल रहते हैं। पागलपन का स्तर तो इस बात से ही समझ आता है कि सिर्फ एक अभ्यास सत्र देखने के लिए स्टेडियम में 6 से 7 हजार फैंस की भीड़ जमा हो जाती है। 7,000 लोग सिर्फ प्रैक्टिस देखने के लिए? हाँ, ये किसी भी खेल फ्रेंचाइजी के लिए एक अविश्वसनीय बात है। लेकिन और यहाँ से हमारी चर्चा सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, जब हम इस इमोशन को पैसों के तराजू पर तौलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, हुलिहान लोकी की 2025 की रिपोर्ट के जो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, वो ध्यान देने लायक हैं। मैंने वो रिपोर्ट देखी। आईपीएल अब कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट नहीं रहा। एकदम सही। आईपीएल अब $18.5 बिलियन का बिजनेस बन चुका है। $18.5 बिलियन। और टाटा ग्रुप ने तो $300 मिलियन यानी करीब 2500 करोड़ रुपए में 2028 तक अपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप बढ़ा दी है। ये नंबर सच में डराने वाले हैं। लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल बूम में सीएसके का जो केस है वो सबसे अलग है। अलग और थोड़ा हैरान करने वाला भी। क्योंकि 2025 का साल सीएसके के लिए मैदान पर एक बुरा सपना था। वे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे 10वें स्थान पर रहे। पूरे सीजन में केवल 8 अंक हासिल किए। और सबसे बड़ी बात, अपने घरेलू मैदान चेपॉक पर वो 5 मैच हारे। लॉजिक तो यही कहता है कि इतने भयंकर प्रदर्शन के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू गिर जानी चाहिए थी। नॉर्मल बिजनेस रूल्स के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन हुलियन लॉकी की रिपोर्ट दिखाती है कि सबसे निचले पायदान पर रहने के बावजूद उनकी वैल्यू में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। हाँ, नई रैंकिंग्स के हिसाब से सीएसके $235 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ अब पहले नंबर से खिसककर तीसरे नंबर पर आ गई है। वो तीसरे पर है, लेकिन $235 मिलियन अभी भी एक बहुत बड़ा नंबर है। और पहले नंबर पर कौन है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी। हाँ, जिन्होंने 17 साल का सूखा खत्म करते हुए 2025 का आईपीएल जीता। बिल्कुल, पंजाब किंग्स को हराकर। हाँ, और उनकी ब्रांड वैल्यू जंप करके $269 मिलियन हो गई है। और दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस हैं $242 मिलियन के साथ। तो मतलब आरसीबी की जीत ने रैंकिंग्स पलट दी, लेकिन बिजनेस के नजरिए से एक और डेटा पॉइंट है जो इग्नोर नहीं किया जा सकता। डिजिटल रिकॉर्ड्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, 2025 के फाइनल ने जियो हॉटस्टार पर 67.8 करोड़ व्यूज का रिकॉर्ड बनाया। 67.8 करोड़ व्यूज, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये नंबर उसी साल हुए भारत पाकिस्तान मैच से भी ज्यादा था। और यही वो अटेंशन इकोनॉमी है जिसमें ये फ्रेंचाइजीज काम कर रही हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2025 की भयंकर हार के बाद 2026 के लिए, जो कि 28 मार्च से शुरू हो रहा है, सीएसके ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। उन्होंने 2026 के लिए रीबिल्ड यानी पुनर्निर्माण का साहसिक फैसला लिया है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के इर्द गिर्द अब एक नई टीम खड़ी की गई है और इस प्रक्रिया में उन्होंने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेड की है। वो ट्रेड जिसने सबको चौंका दिया। सीएसके ने अपनी टीम के सबसे पुराने और अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स भेज दिया है। और सिर्फ जडेजा ही नहीं, सैम करन को भी। और बदले में उन्होंने स्टार विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया है। ये सच में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जडेजा ने तो 2022 में कप्तानी भी की थी। ये फ्यूचर प्रूफिंग का हिस्सा है। गायकवाड़ और सैमसन के साथ वो एक नया कोर बना रहे हैं। और नीलामी में उन्होंने जो पैसों की बारिश की है वो भी इस नई रणनीति का हिस्सा है। उनके पास 43.4 करोड़ रुपए का पर्स था। और इस बार उन्होंने अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा दाव खेला। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा दोनों को 14.20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम देकर खरीदा गया है। अनकैप्ड खिलाड़ियों पर इतना पैसा खर्च करना
दिखाता है कि वो भविष्य के लिए कितनी आक्रामक सोच रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वो अपनी पुरानी रणनीति स्पिनरों के चक्रव्यूह को नहीं भूले हैं, क्योंकि चेपॉक स्टेडियम की पिच हमेशा से स्पिनरों की मददगार रही है, जो समय के साथ और धीमी होती जाती है। इसी रणनीति के तहत वो पुराने साथी रविचंद्रन अश्विन को 9.75 करोड़ रुपए में वापस ले आए हैं। अश्विन की वापसी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही अफगानिस्तान के नूर अहमद को भी 10 करोड़ रुपए में शामिल किया गया है। अश्विन का अनुभव और नूर अहमद की मिस्ट्री स्पिन ये चेपॉक पर बहुत घातक साबित हो सकते हैं। लेकिन 2026 सीजन शुरू होने से ठीक पहले उन्हें ताजा चोट का एक बड़ा झटका भी लगा है। हाँ, मैट शॉट की इंजरी। 1.5 करोड़ रुपए में खरीदे गए ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैट शॉट के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक वे टीम से जुड़ेंगे जरूर, लेकिन शुरुआत में उनका खेलना मुश्किल है, जो कि टीम के संतुलन के लिए चिंता की बात हो सकती है। लेकिन उनकी जगह डेवल्ड ब्रेविस को मौका मिल सकता है। ओहो, डेवाल्ड ब्रेविस, जिन्होंने पिछले सीजन में 180 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। तो ये उनके लिए एक छुपे हुए वरदान जैसा भी हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एक बिजनेस और ब्रांड के रूप में सीएसके ने यह साबित किया है कि सच्ची वफादारी बुरे दौर में भी टिकी रहती है। ये सच है। 2025 में सबसे निचले पायदान पर रहने के बावजूद उनकी ब्रांड वैल्यू में कोई बड़ी गिरावट नहीं आई। ये किसी भी कॉर्पोरेट या ब्रांड मैनेजमेंट को सीखने के लिए एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए हम चर्चा को एक ऐसे सवाल पर खत्म करना चाहते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल। जब महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरह से क्रिकेट के मैदान को अलविदा कह देंगे तो क्या थला और विसल पोडू का ये भावनात्मक क्रेज किसी नए खिलाड़ी जैसे गायकवाड़ या सैमसन पर ट्रांसफर हो पाएगा, या फिर $235 मिलियन की इस फ्रेंचाइजी को अपनी पहचान और अपना पूरा बिजनेस मॉडल शून्य से दोबारा बनाना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो स्रोत सामग्री के भविष्य के संकेत पर आधारित है और इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।